हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है कि आपकी जो है यूपी की तरफ से आपके माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की तरफ से वैकेंसी निकली हुई हैं प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता की, जो कि टीजीटी पीजीटी से संबंधित आपकी वैकेंसीज हैं। और मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ टीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये आपका टॉपिक लेकर आई हूँ। इसका टॉपिक का नाम है आदिकाल। आदिकाल के जो आपने एमसीक्यू तो बहुत किए हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो शायद आपने अभी तक नहीं पढ़े हों। तो मैं आपके लिए एमसीक्यू के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों यानी कि पॉइंट्स को लेकर आई हूँ जो आदिकाल से ही संबंधित हैं। तो आप वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ इसको बांटें ज्ञान को। और साथ में जो आज चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन वो प्राप्त करें। ऐसा करने के बाद चलिए शुरू करते हैं। पहले एमसीक्यू लेते हैं, साथ में तथ्य भी चलते रहेंगे और आपके एमसीक्यू भी चलते रहेंगे। लेकिन एमसीक्यू यहाँ पर वस्तुनिष्ठ नहीं है, सीधे सीधे आपके आंसर बताए गए हैं। राजा भुज को पुरानी हिंदी का। और दोस्तों एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बता दूँ, ये मेरे खुद के नोट्स हैं और मैंने कई बुक्स में से इनको सर्च करके आपके लिए तैयार किया है, तो आप इनको देखें ज़रूर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। राजा मुझको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किशोरी दास वाजपेयी अपभ्रंश को क्या कहा है उन्होंने? अण अण भाषा। क्या बोला है उन्होंने? अपभ्रंश को अण अण भाषा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। अभट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है कहाँ मिलता है? वर्ण रत्नाकर में। इस जो वर्ण रत्नाकर रचना है उसमें अभट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। कुमारपाल चरित्र किसके द्वारा रचित है? तो यह हेमचंद्र के द्वारा रचित है। चलिए अगले आपके पॉइंट पे चलते हैं। प्राकृत पेंगलम किसकी रचना है? यह रचना है लक्ष्मीधर की। पुरुष कहानी है कहूँ जसु पथावे पुंतु पंक्ति है किसकी पंक्ति है? ये कीर्ति लता की पंक्ति है। और आपको पता ही है कीर्ति लता किसके द्वारा लिखी गई है? सबको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और ये किसके द्वारा लिखी गई है। अगर नहीं पता तो बताइए कमेंट बॉक्स में, पता है तो आंसर दीजिए। आधार काल नाम दिया। आधार काल यानी कि जो आदि काल है उसको आधार काल नाम किसने दिया है? तो यह नाम दिया है मोहन अवस्थी ने। आदि काल को आधार काल मोहन अवस्थी ने नाम दिया है। अपभ्रंश का पहला रासो काव्य कौन सा है? वह है उपदेश रसायन रास। ठीक है। कविकुल तिलक कहा जाता है। किसको कहा जाता है कविकुल तिलक? पुष्पदंत को कविकुल तिलक कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 84 सिद्धों के नाम किस ग्रंथ में हैं? तो 84 सिद्धों के जो ग्रंथ नाम है वो वर्ण रत्नाकर में है। ठीक है। रिपु रिपुदरन रास किस भाषा में है? बहुत अच्छी रचना है ये, मुझे लगता है आज ही आपने पढ़ा होगा। रिपुदारन रास किस भाषा में है? तो यह संस्कृत भाषा में है। रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है भारतेश्वर भाऊ बाली रास। अब देखिए यहाँ पर रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास और अपभ्रंश का पहला रास काव्य है उपदेश रसायन रास। और देख लीजिए 84 सिद्धों के नाम किस ग्रंथ में? वर्ण रत्नाकर में। और अवध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? वर्ण रत्नाकर में। तो दोस्तों आप जब पॉइंट्स पढ़ते हैं, जब आप एमसीक्यू करते हैं, तो आप डायरेक्ट जो है 4 जो ऑप्शन आते हैं उन पर जाते हैं, तो थोड़ा वन लाइनर भी पहले करें जिससे आपके दिमाग में आंसर आराम से बैठ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुमारपाल चरित्र जो है हेमचंद्र के द्वारा, ये आपका हो चुका है। ये वाला शायद दोबारा रिपीट हो चुका है। यहाँ से हम पढ़ते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था रिपुदारन तक, राज परंपरा का प्रथम ग्रंथ तक। हम आते हैं अब अगले पेज पर। अगला पेज है आपका जो है आदिकाल। आदिकाल के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या विचार रखे हैं? चलिए देखते हैं। आदिकाल जो है 12 आधार ग्रंथ उन्होंने माने हैं। आदिकाल के जो ग्रंथ माने उन्होंने 12 को आधार माना है। इनमें से 4 रचनाएं अपभ्रंश की रचनाएं हैं, जिसमें देख लीजिए आपका जो जयमेघ जसचंद्रिका भटकेदार द्वारा लिखा गया है। और जो है जयचंद प्रकाश जो लिखा गया है वह मधुकर कवि के द्वारा लिखा गया है। और यह जो है सूचना नोटिस मात्र है। किसने कहा है? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। चलिए आगे देख लीजिए। विजयपाल रासो के 100 छंद प्राप्त हुए हैं। यह ग्रंथ अधूरा है और यह प्रेम गाथा काव्य है।
ठीक है दोस्तों, जो विजयपाल रासो है उसके 100 ही छंद अभी तक प्राप्त हुए, लेकिन यह अधूरा है और यह प्रेम गाथा काव्य है। मुझे लगता है जो पॉइंट्स मैं आपको आदिकाल से संबंधित बता रही हूँ बहुत पसंद आ रहे होंगे आपको। अगला है हमीर रासो शारंगधर कवि का आधार। जो हमीर रासो लिखा गया है किसके द्वारा? शारंगधर कवि के द्वारा। उसका जो आधार है वो प्राकृत पेंगलम, जो लक्ष्मीधर के भी आपको बताया था कि आगत कुछ पद्य हैं, मतलब आगत जो पहले के कुछ पद्य हैं वो है उसके आधार हैं। यह काव्य आधा ही प्राप्त है। कौन सा? हमीर रासो भी आधा प्राप्त है। आदिकाल में ग्रंथ शुक्ल ने धार्मिक एवं सांप्रदायिक बताया। उन्होंने शुक्ल जी ने क्या बताया इन ग्रंथों को? उन्होंने कहा है कि ये धार्मिक व सांप्रदायिक ग्रंथ हैं। साहित्यिक उदारता से शून्य नहीं थे, परंतु ये साहित्यिक उदारता से शून्य नहीं थे। उन्होंने ये तो कह दिया कि ये धार्मिक और सांप्रदायिक है, परंतु उनमें साहित्यिक भावना भी थी। ऐसा नहीं कि उनमें साहित्यिक उदारता नहीं थी, वह भी थी, परंतु इनमें धार्मिक और सांप्रदायिकता थी। चलिए आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद जी क्या कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। हजारी प्रसाद जी ने कहा है, धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्य का बाधक नहीं समझना चाहिए। कितनी अच्छी उन्होंने बात कही। रामचंद्र शुक्ल जी के मतलब आलोचना कह सकते हैं या विरोध कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो उन्होंने इस बात को काटा कि धार्मिक प्रेरणा होना या आध्यात्मिक होना या उपदेशित हो जाना काव्य का बाधक नहीं समझना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अन्यथा हमें रामायण, महाभारत, भागवत एवं हिंदी के रामचरितमानस, सूरसागर आदि साहित्य संकलित अनुपम ग्रंथ रत्नों को भी साहित्य की परिधि से बाहर रखना पड़ जाएगा। है उन्होंने कहा कि अगर हम धार्मिक भावना से प्रेरित होकर किसी रचना को लिखते हैं, आध्यात्मिक रचना को लिखते हैं, तो हमें ये सब जो है ग्रंथ बाहर रखने पड़ जाएंगे। किससे? साहित्यिक संकलित से। ठीक है, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। खैर उन्होंने भी ठीक कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने, उन्होंने भी ठीक कहा है। उन्होंने दोनों ने अपने अपने हिसाब से क्या है कहा है। आप अपने हिसाब से देखिए, हमें तो आंसर करने हैं एग्जाम में जाकर। प्रारंभिक काल जो है आरंभिक काल भी कहा गया है, इसको मिश्र बंधु ने कहा। आपको पता ही है आदिकाल के अलग अलग नामकरण है और वह किसने दिए, ये नामकरण करता है, इधर नामकरण है। प्रारंभिक काल आरंभिक काल मिश्र बंधु जी ने, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, संधि चारण काल डॉक्टर गिरियर्सन ने भी कहा है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने भी कहा है। अगर इन दोनों ऑप्शन में से एक भी आता है तो आप आंसर टिक कर देना संधि और चारण काल के लिए। चलिए आगे चलते हैं। वीरकाल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अपभ्रंश काल किसने कहा? बच्चन सिंह ने। चलिए आगे चलते हैं। काल विभाजन नामकरण किस प्रकार से किया गया है आदिकाल का? वह प्रवृत्ति मूलक होते हैं, यानी प्रवृत्ति के आधार पर होता है। चलिए आगे चलते हैं। अपभ्रंश से हिंदी का विकास होता है या हुआ है। अपभ्रंश एक नई भाषा या पुरानी हिंदी के रूप में विकसित हुई, इसलिए गुलेरी जी ने कहा है अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिकों और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। यानी कि जो बाद में हुए हैं कौन? तांत्रिक और योग मार्गी बौद्ध और सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर क्या नजर आता है? इसका असर नजर आता है। अब जॉर्ज गिरियर्सन ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है आदिकाल को चरण काल कहा है। इसका आरंभ उन्होंने कब से माना है? 643 ईस्वी से वह इसका आरंभ मानते हैं। किसका? आदिकाल का। अब आते हैं हम आदिकाल की नव्य सामग्री। चलिए देखते हैं नव्य सामग्री क्या है। पृथ्वीराज रासो, उसमें सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को लेते हैं। यह वीर और श्रृंगार काव्य है, यह प्रशस्ति काव्य भी है। बरदाई जी ने अपने आश्रयदाता का प्रशस्ति परक वर्णन किया तथा उसे ईश्वर तक कहा है। आपको पता ही है ये चंद्र बरदाई जी के द्वारा लिखा गया है और वह पृथ्वीराज चौहान के आश्रय में रहते थे या पृथ्वीराज चौहान उनके आश्रयदाता थे। तो उनकी जो प्रशस्ति करते थे यानी कि प्रशंसा करते थे, तो उनकी प्रशंसा में वो ईश्वर तक उनको समझते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? पृथ्वीराज रासो ऐसा रस भय अलंकार युद्धबद्ध कथा थी जिसका मुख्य विषय नायक को प्रेम लीला, कन्याहरण और शत्रु पराजय था। जिसका नायक कैसा था? वह प्रेम लीला करता था, कन्याहरण करता था और शत्रु पराजय करता था, यानी कि शत्रु पर विजय प्राप्त करता था। प्राकृत व्याकरण। अब आते हैं प्राकृत व्याकरण। आपने बहुत नाम सुना होगा, इसको शब्दानुशासन भी कहा गया है। इसमें संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश भाषाओं का समावेश है। कितना अच्छा पॉइंट आपको पता चला इसका। अब है संदेश राशक। संदेश राशक कैसा है? ये विरह, श्रृंगार और खंड काव्य है। आगे इसका देख लेते हैं। यहाँ पर
ये विरह और खंड काव्य है। ये जो थे मुल्तान निवासी थे और जुलाहा परिवार से थे, जुलाहा परिवार से थे ये मैं मल उन्होंने खुद कहा है, किसने, जिसने संदेश राक्षस लिखा है, किसने है संदेश राक्षस लिखा है, अब्दुल रहमान जी ने। और उन्होंने अपना आप को मुल्तान का निवासी बताया है और ये जुलाहा परिवार से थे। इन्होंने खुद कहा, मैं मलेच्छ देशवासी तुतवाओ भीर सेन का पुत्र हूँ। आपको ये पंक्ति भी पता चल गई इनके बारे में। अब इसमें देख लीजिए, इसमें 223 छंदों का प्रयोग हुआ। यह कथा 223 छंदों में प्रस्तुत की गई है। यह 3 प्रकरणों में विभक्त, यानी कि इसमें 3 प्रक्रम हैं। प्रथम प्रक्रम में देख लीजिए क्या है, मंगलाचरण, कवि का व्यक्तिगत परिचय, ग्रंथ रचना का उद्देश्य तथा आत्मनिवेदन से पूरित है। प्रथम प्रक्रम के बारे में बताया है आपको। अब देखते हैं दूसरे प्रक्रम में क्या है। वो थोड़ा यहाँ से कट गया है तो यहाँ द्वितीय है आपका, नहीं है क्या है, ये दूसरा प्रक्रम यहाँ पर है। इसमें मूल कथा जो है प्रारंभ होती है, यानी कि कथा की यहाँ से शुरुआत होती है। और तीसरे प्रक्रम में क्या होता है, इसमें 11 कृतिका यानी कि कथा समाप्त होती है। इसमें कवि का उद्देश्य विजयनगर के सांभर नगर के जीवन, पेड़ पौधों तथा वहाँ के ऋतु वर्णन के साथ साथ क्या करना था। यहाँ पर इसको अच्छे से देख लेते हैं, वहाँ थोड़ा कट गया था ये। तीसरे प्रक्रम में 11 जो है कृतिका कथा समाप्त होती है यानी होती हैं। इसमें कवि का उद्देश्य विजयनगर के सांभर नगर जीवन, पेड़ पौधों तथा ऋतु वर्णन के साथ साथ प्रेषित पतिका का विरह वर्णन भी करना था। वहाँ पर जो इसकी नायिका है उसका जो विरह वर्णन है उसके बारे में भी उनको करना था जिक्र। भविष्यत कथा के बारे में देख लीजिए। धनपाल जो कि 10वीं शती में अपभ्रंश के थे ये। इसमें 3 प्रकार की कथाएं 22 संधियों से जुड़ी हैं। किसमें, भविष्यत कहा में। इसमें श्रृंगार वीर और जो है यहाँ पर ये वीर है शांत रस है। 2 विवाह का दुखद पक्ष इसमें दिखाया है कि 2 विवाह अगर होते हैं तो उसका क्या अंजाम होता है, क्या दिखाया इसमें भविष्यत कहा में। और मुझे लगता है सिर्फ आपको अभी तक इतना ही पता था MCQ जब आप करते हैं कि भविष्यत कहा जो है धनपाल जी के द्वारा लिखा गया है, परंतु इतनी नॉलेज शायद आपको नहीं पता चली होंगी जितनी आज आपको पता चल रही हैं। इसमें कणी का पुत्र भविष्यत कहा अपने भाई बंधु द्वारा छला जाता है और जिन यानी कि जो जिन होते हैं उनकी महिमा के कारण वह दोबारा से सुख पाता है। कणी का पुत्र कौन, भविष्यत कहा, जिसके बारे में ये लिखी गई है रचना। उसका भाई होता है बंधुदत्त, वह उसका सब कुछ लूट लेता है, लेकिन जिनके द्वारा वह दोबारा से अपना सब कुछ पा लेता है और सुख को प्राप्त होता है। पाहुड़ दोहा राजस्थान के राम सिंह के द्वारा लिखा गया है। यह 222 दोहों छंदों में लिखा लघु काव्य है। कौन से छंदों में लिखा गया है, दोहे में लिखा गया है। इसका संपादन परवर्ती काल में हीरालाल जैन द्वारा किया गया था। अब देख लीजिए यहाँ पर दोबारा से हम आ गए हैं। जो नामकरण बताया था आपको पीछे, थोड़े से नामकरण यहाँ पे बता देते हैं। हजारी प्रसाद जी ने आदिकाल कहा, राहुल साकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत युग कहा है, गणपति चंद्रगुप्त ने संक्रमण काल कहा है, हरिश्चंद्र वर्मा ने प्रारंभिक काल कहा है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था प्रारंभिक और आरंभिक काल, और किसने भी कहा है बताइए जल्दी से, अभी आप ऊपर पढ़कर आ रहे हैं। आदिकाल का समय क्या है, 10वीं से 14वीं शती। पूर्व मध्यकाल का समय है 14वीं से 17वीं शती। उत्तर मध्यकाल का समय है 17वीं से 19वीं सदी। और आधुनिक काल का आपको पता ही है 19वीं से शुरू होकर आज तक भी आधुनिक काल चल रहा है। अब आते हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्णे ने आदिकाल के लिए क्या लिखा है, देखते हैं। इस काल के हिंदी प्रदेश और उसकी सीमाओं के आसपास जैन धर्म, बौद्ध धर्म के वर्ज्यानी रूप, तांत्रिक मत, रसेश्वर साधना, उमा महेश्वर ये साधना, सोम सिद्धांत, वामाचार, सिद्ध और नाथ पंथ, शैव मत, वैष्णव भक्त, शक्ति मत आदि विभिन्न मत प्रचलित थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने ये लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। 9वीं से 11वीं शती ईस्वी तक कन्नौज का राज्य चला। फिर राजेश्वर की कपूर मंजरी इसमें लिखी गई। अमरूक का अमरूक शतक तथा हाल की आर्य सप्तशती अपभ्रंश की उत्तम कृतियाँ इसी कालखंड की देन है। कौन से कालखंड की, आदिकाल की, ठीक है। चलिए आदिकालीन भाषा एवं साहित्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संस्कृत साहित्य में कौन कौन से हैं, वैदिक संस्कृत साहित्य, लौकिक संस्कृत साहित्य 2 आते हैं। प्राकृत साहित्य में कौन कौन से आते हैं, संस्कृतेतर साहित्य और अपभ्रंश साहित्य और देशभाषा साहित्य। संस्कृतेतर साहित्य क्या हुआ, जो संस्कृत युग के बाद यानी संस्कृत साहित्य के बाद लिखे गए, है ना।
चलिए आगे चलते हैं। धर्म संप्रदाय क्या है? धर्म संप्रदाय में कौन कौन से साहित्य हैं? स्फुट साहित्य आता है, इसमें बौद्ध साहित्य आता है और जैन साहित्य आता है। ये धर्म से संबंधित साहित्य आ गए। अब है देश भाषा साहित्य। ये साहित्य 3 स्तर पर लिखे गए। अब ये 3 स्तर देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें धर्म संबंधी है, इसमें सीध आते हैं, नाथ आते हैं, जैन आते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर आता है आपका धर्म संप्रदायगत साहित्य, यानी कि धर्म से अलग साहित्य। इसमें स्फुट साहित्य और जैन साहित्य है। ठीक है, चलिए यहाँ पर धर्म संबंधी, एक मिनट, हाँ दोस्तों, ये आपका जो है एक साहित्य जो है मैंने आपको बताया था ना 3 स्तर पर हैं। तो इसमें धर्म संबंधी सिद्ध, नाथ और जैन ये देश भाषा साहित्य थे। अब जानते हैं सिद्ध साहित्य क्या था। सिद्ध द्वारा जनभाषा में लिखित साहित्य को सिद्ध कहा गया। इसमें सरहपा, शरपा, कड़प्पा, लुईपा, डोम्बिपा, कुंगरिपा आदि हैं। इस साहित्य का रचनाकाल 13वीं शती मध्य है। इन सिद्धों की रचनाएं दोहा कोश और चंद्राचार्य पद के रूप में उपलब्ध होती हैं। राहुल साकृत्यायन ने, आगे देखते हैं आगे इसको, राहुल साकृत्यायन ने हिंदी कवियों पर उनके प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। ठीक है, नए नए छंदों की सृष्टि करना इनका कार्य था। इन्होंने दोहा, सोठा, चौपाई, छपैया छंद की सृष्टि भी की। दोस्तों इस तरह के जो कथन है वो जरूर देखें, आप जरूर याद करें। अगला है सरहपा या राहुल भद्र का समय। जो सरहपा थे उनको राहुल भद्र भी बोला गया है। उनका समय 769 यानी कि 769 के लगभग था। इनके ग्रंथों की संख्या 32 बताई जाती है, जिनमें इनके दोहा कोश, सरहपाद, गीतिका को प्रमुख माना गया है। अब इनकी एक पंक्ति देख लेते हैं। पंडित सयोल सत्य वको वकट वाओ बेही बुध बसंतिया जागो। इन्होंने कहा है, ये पंक्ति उनकी है, अर्थात पंडित सभी शास्त्रों का व्याख्यान करते हैं किंतु देह में बसने वाले बुद्ध ब्रह्म को जानते हैं, है ना। कढ़ापा की रचना 74 मानी गई है। इनकी गीतिका तथा दोहा कोश प्रमुख है। इनकी भी दोहा कोश है। ठीक है, तो अगर आपको ये, अब हम आगे की आपकी वीडियो में लेकर आएंगे नाथ काव्य, और आगे की बहुत सारी जानकारी मैं आदिकाल से संबंधित आपके लिए लेकर आऊँगी। MCQ के साथ साथ जानकारी भी आपको मिल रही है। वीडियो पसंद अगर आई है आपको और मुझे इसका रेस्पॉन्स आपको मिलता है तो मैं इसको आगे बढ़ाऊँगी। और अगर आपको रेस्पॉन्स देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए।